रात का अंधेरा हर तरफ फैल रहा था। हर तरफ एक खामोशी का मंजर था कि उनकी गाड़ी एक चरचराहट की आवाज़ के साथ रुकी थी। अभी गाड़ी के दरवाजे खोलकर कोई बाहर आता कि गोलियों की बौछार ने उस खामोश रात में एक भयानक शोर पैदा किया था। हर तरफ बस गोलियों की भयानक आवाज़ें थीं और तभी उस माहौल में किसी ने अपनी आखिरी सांसों के बीच एक फरियाद की थी। वो माधव ठाकुर की अमानत है, उसे सिर्फ माधव ठाकुर के हवाले करना। और उसके बाद माहौल में गाड़ी ब्लास्ट होने की आवाज़ ने उस जंगल जैसे खामोश इलाके में एक जोरदार धमाका कर दिया था और कुछ ही देर बाद एक गहरी खामोशी छा गई थी, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। कितनी ही देर तक वो उस मासूम को अपने सीने से लगाए उस जलती कार को देखते रहे थे। आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। उन्होंने अपनी पास खड़ी अपनी पत्नी को देखा था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। हमें निकलना होगा, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। वो वहाँ से रात के अंधेरे में गुम हो गए थे। ये नैनीताल की खूबसूरत सड़क का नज़ारा था। वो दोनों कॉफ़ी पीने के बाद वॉक कर रही थी। सुरमई आंखों वाली वो शहजादी, जिसके भरे भरे गुलाबी गाल, गुलाब की नाजुक पंखुड़ियों जैसे होंठ, छोटी सी नाक जो सर्दी की वजह से लाल हो रही थी, उसका सफ़ेद दूधिया चेहरा जिस पर हल्का गुलाबीपन शामिल था, इस वक्त लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उसके साथ चलती दूसरी लड़की, जिसकी गहरी काली आंखें, हल्के भूरे बाल जो टोपी से नीचे तक आ रहे थे, उसका बादामी रंग सर्दी की वजह से लाल हो रहा था। दोनों की आंखें इस वक्त तेजी से चमक रही थीं, जैसे पता नहीं कौन से मनपसंद टॉपिक पर बातें कर रही थीं कि तभी अचानक रुचिता का फ़ोन बज उठा था। वो दोनों रुक गईं। तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं कॉल सुनकर आती हूँ। रुचिता के कहने पर शोभा ने सर हाँ में हिलाया। दोनों कजिन्स थीं, उससे भी बढ़कर दोस्त थीं और वो लोग रानीखेत से नैनीताल घूमने के लिए आए थे। 16 साल की शोभा को घूमने फिरने का बहुत शौक था और अपने पापा से इजाज़त लेकर वो नैनीताल के खूबसूरत नज़ारे कर रही थी। रुचिता शोभा को वहीं बिठाकर फ़ोन कान से लगाए पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रही थी, क्योंकि यहाँ सिग्नल का बहुत इशू रहता था। रुचिता फ़ोन कान से लगाए पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रही थी। शोभा ने देखा रुचिता उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी, तो वो उसे ढूंढने के इरादे से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मगर उसकी नज़र एक जगह उठी थी। पहाड़ की चोटी के पास बहुत ही खूबसूरत बकरी का बच्चा था। शोभा रुचिता को भूल कर उस बकरी के बच्चे की तरफ बढ़ी। शोभा को अंदाजा नहीं था सामने पहाड़ की चोटी है। वो तो अपने ही ध्यान में आगे बढ़ रही थी। बकरी का बच्चा भागने लगा तो वो उसकी तरफ लपकी थी, मगर उसका पांव स्लिप हुआ। इससे पहले वो खाई में गिरती तो मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया था और एक हाथ उसकी कमर में डाले उसे अपनी ओर खींचा था। वो जो डर के मारे आंखें जोर से नीचे खड़ी थी, खुद को सुरक्षित महसूस करके उसने धीरे से अपनी आंखें खोली थीं। दोनों की नज़रें टकराईं और वो सुरमई आंखें 2 से 4 हो गई थीं, जैसे सारा मंजर ठहर गया हो। दोनों खामोश हो गए थे। दोनों की आंखों में हैरानी थी। ये आंखें वो कितनी ही बार अपने सपनों में देख चुकी थी और ये आंखें हर बार उसे बेचैन कर देती थीं। आज वो हकीकत में उसके सामने थीं। शोभा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या देख लिया था। वो ये भी भूल गई थी कि वो किसी गैर मर्द की बाहों में खड़ी थी। सामने वाला उस पर झुका, उसकी आंखों में एक टक निहारे जा रहा था। वो लड़का भी एकदम हैरान रह गया था। उसे जैसे ये कोई ख्वाब जैसा महसूस हो रहा था। उसका दिल कर रहा था वो इन आंखों को आगे बढ़कर चूम ले। ऐसा कैसे हो सकता था? ये नामुमकिन था। वो जो सालों से लाख कोशिश करने के बावजूद भी इन आंखों को भुला नहीं पाया था। इस लड़की की आंखों को देखकर उसे यकीन आया कि वो आंखें आज भी जिंदा थीं और वो बहुत खूबसूरत थीं। वो अजीब ही उलझन का शिकार हो गया था। आंखों से उसकी नज़र हट न सकी और शोभा की नज़र सिर्फ आंखों की तरफ उठ रही थी। वो सोच रही थी ये नामुमकिन है। उसका ख्वाब कैसे हकीकत हो सकता था? शोभा चाह कर भी हिल न पाई थी। उसका शिद्दत से दिल चाहा वो सामने मौजूद उस इंसान का चेहरा देख सके, क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। रुचिता जब वापस आई तो उसने देखा शोभा वहाँ मौजूद न थी। वो शोभा को आवाज़ें देते हुए उसे ढूंढने लगी। शोभा, कहाँ हो शोभा, आवाज़ दो। वो परेशानी से चीखने लगी। वो दोनों जो दीवानों की तरह एक दूसरे को देखकर अपने सालों की प्यास बुझा रहे थे। रुचिता की आवाज़ कानों में पड़ने से शोभा होश में आई थी और उसके बाजुओं की पकड़ से ऊपर होती हुई सीधी खड़ी हुई थी और बहुत ही नरमी से उस इंसान के बाजू को खुद से हटाती उसके कैद से बाहर निकली थी और फिर धीरे धीरे कदमों से रुचिता की आवाज़ की तरफ बढ़ गई। पीछे माधव
नैनीताल की सारी ठंडक अपने अंदर उतरती महसूस कर रहा था। उसने एक नज़र अपने खाली हाथों को देखा और फिर एक नज़र उस दिशा की ओर जहाँ वो लड़की गायब हुई थी। वो सिर्फ कुछ पल उसके सामने थी, मगर इन पलों में वो लड़की उसके दिल की सारी दुनिया हिलाकर चली गई थी। सालों बाद तो मेरे जख्मी और बेकरार दिल को सुकून मिला था। तुम ही तो हो जो मेरे जख्मों पर मरहम रख सकती हो। मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों पर सिर्फ मेरा हक होगा। मुझे ये आँखें वापस चाहिए। वो जुनूनी अंदाज में एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला था कि अचानक ही उसकी आंखों से आंसू निकला और उसके मास्क में जाकर कहीं खो गया था। वो धीरे से बड़बड़ाया था, शोभा, बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह। रुचिता की शोभा शोभा बुलाए जाने पर उसका नाम भी वो जान चुका था। उस इंसान की आंखें सालों बाद मुस्कुरा उठी थीं, जो शायद मुस्कुराना भूल चुकी थीं। उन आंखों की नमी कभी दूर नहीं होती थी, लेकिन आज उन आंखों में नमी तो थी, लेकिन खुशी की नमी थी। वो दोनों वापस होटल जा रही थीं, मगर वो दोनों ही सोचों में उलझी हुई थीं। शोभा के दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो शोभा जिसे आज तक किसी गैर मर्द ने हाथ नहीं लगाया था, वो कैसे किसी गैर मर्द की बाहों में सुकून से होकर खड़ी रह गई थी। शोभा जो थी तो हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदुस्तान में कम और अमेरिका में ज़्यादा पली बड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को भुला नहीं सकी थी, और इसमें उसके माँ बाप की परवरिश का बहुत बड़ा हाथ था। और यही वजह थी वो हमेशा मर्दों से दूरी बनाकर रखती थी। उसके पापा अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन की गिनती में आते थे। अभी फ़िलहाल वो अपने दादा दादी के ख़ानदानी घर यानी रानी खेत लौटकर यहाँ घूमने फिरने के इरादे से आई थी। और ये ख्वाहिश शोभा की ही थी कि वो अपनों के बीच जाना चाहती है, अपने देश की मिट्टी की खुशबू को महसूस करना चाहती है। वो हिंदुस्तान में रहना चाहती थी। चलते चलते शोभा को अपनी कलाई पर हल्का सा दर्द का एहसास हुआ था। उसने अपने स्वेटर की स्लीव्स को थोड़ा सा ऊपर किया, जहां उस इंसान की उंगलियों के हल्के हल्के निशान साफ झलक रहे थे। आखिर उसे इस स्पर्श से नफरत क्यों न हुई थी? उसे ये स्पर्श बुरा क्यों न लगा था? बल्कि क्यों उसकी बाहों में उसे एक सुकून मिला था। हालांकि इससे पहले भी कई लड़के उसकी तरफ बढ़े थे। एक दो लड़कों ने उसका हाथ थामने की हिम्मत भी की थी, लेकिन वो गुस्से से आग बबूले हो जाती थी और सामने वाले की तबीयत अच्छे से साफ कर देती थी। फिर आज उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था? क्यों उसका जी चाह रहा था वो वापस मुड़ जाए और दोबारा से वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाए, उसे अपने हाथों से छूकर महसूस करे, उससे कहे कि मुझे अपनी पनाहों में समेट लो। जो सुकून मुझे तुम्हारी बाहों में मिला था वो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। वो अपनी ही सोचों में गुम चली जा रही थी। रुचिता उसके भाव देख रही थी। क्या हुआ शोभा? जब हम घूमने आए थे तब तो तुम अच्छी भली थी, अचानक से ये तुम पर नशा कैसे चढ़ गया? पता नहीं रुचिता, लेकिन जो भी नशा है बहुत ही नशीला है और मैं इस नशे से बाहर नहीं निकल पा रही। वो एक अलग ही ट्रांस में बोली थी, जबकि रुचिता ने हैरान होकर उसे देखा था। मुझे लगता है नैनीताल की ठंड तुम्हारे दिमाग पर जम चुकी है। होटल चलो, कॉफ़ी शॉफ़ी पियो और दिमाग को गर्म करो। वो दोनों होटल पहुंची थीं। वो सीधा कमरे में आ गई थीं। रुचिता तो अपने मोबाइल में बिजी हो चुकी थी, जबकि शोभा अपने बेड पर गिर गई थी और अपनी आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों के पर्दे पर भी वही आंखें रोशन हुई थीं। शोभा एकदम से उठकर बैठी थी और आंखें खोल लीं। ये कैसे हो सकता है? वो क्यों उस इंसान को बार बार याद कर रही थी? वो एक गैर मर्द था, वो मेरे लिए कोई भी नहीं था। फिर क्यों मैं उसको बार बार सोच रही हूँ? आखिर था कौन वो? क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में अचानक से और आकर मेरी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया? क्यों बंद आंखों पर भी मैं उसकी आंखों को भूल नहीं पा रही? क्यों उसके स्पर्श को मैं अपने तन से जुदा नहीं कर पा रही? क्या हो रहा है मुझे? वो बुरी तरह बेचैन हुई थी और फिर कमरे में उठकर इधर उधर चक्कर लगाने लगी थी। क्या हुआ? कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया? रुचिता ने उसे परेशान देखकर पूछा, जबकि वो बस उसे एक खामोश नज़र डालकर रह गई थी। रुचिता ने कंधे उचका दिए और सोने के इरादे से लेट गई और चक्कर लगाते लगाते वो थक गई तो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। बेध्यानी में उसने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे थे। ऐसा लगता था जैसे वो अब भी उसकी बाहों के घेरे में है। उसका दिल फिर से मचलने लगा था उस इंसान की बाहों में जाने के लिए, और अपनी सोच पर उसे खुद ही गुस्सा आया था। वो ये कैसे कर सकती थी? वो कैसे गैर मर्द के इतना करीब जाने के बारे में सोच सकती थी? क्या ये पाप नहीं था? क्या मेरी इज्जत इतनी बेमोल है कि मैं अपनी इज्जत उसके हाथों में जाकर दे दूं? क्यों मेरा दिल ये पाप करने पर मुझे उकसाने लगा? वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी।
वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागी थी और शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई। वो हर स्पर्श को मिटा देना चाहती थी जो उसका ध्यान खींच रहा था। कितनी ही देर तक वो रगड़ रगड़ कर नहाती रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपने बदन से उस इंसान का स्पर्श हटता महसूस नहीं हो रहा था। ठंडे पानी से नहाने के बाद वो बुरी तरह कांपने लगी थी। आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाते हुए वो लगातार उसी इंसान के बारे में सोच रही थी। कुछ तो कनेक्शन था उस इंसान के बीच, वरना मेरा दिल उसकी ओर इतनी तेजी से क्यों मचल रहा था। रानीखेत और नैनीताल के बीच एक होटल का मंजर, जहां वो होटल में दाखिल हुआ और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिर गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे वो मंजर याद आने लगा जब वो लड़की उसकी बाहों में थी। वो आंखें जो पूरी आबोताब के साथ चमक रही थीं। वो तो अपने काम से वापस लौट रहा था कि उसने दूर से देखा वो लड़की पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ रही थी। वो समझ गया था लड़की अनजान है, उसे नहीं पता कि नीचे हजारों फीट गहरी खाई है। वो फौरन ही लड़की को बचाने के इरादे से उसकी तरफ भागा था और उसे एक ही झटके में पकड़कर खींचा था, मगर फिर उन आंखों में देखने के बाद वो पत्थर बन गया था। 10 साल के बाद, पूरे 10 साल के बाद वो आंखें दोबारा उसे देखने को मिली थी। एक सुकून था जो 10 सालों बाद उसके पूरे शरीर में उतरा था। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कुराहट 10 साल बाद उसके चेहरे पर आई थी, वो जो पिछले 10 सालों से पल पल जल रहा था। आज उस लड़की की आंखों को देखने के बाद उसको अपनी सारी तकलीफें ख़त्म होती महसूस हो रही थीं। अपने गले से कोई लॉकेट निकाला। अब उस लॉकेट में से वो कुछ निकाल रहा था, शायद कोई चिप थी। अपना लैपटॉप पकड़कर वो चिप उसमें डाल दी, फिर कुछ बटन प्रेस किए और लैपटॉप की स्क्रीन पर एक 6 साल की बच्ची का चेहरा आया था। छोटी सी खूबसूरत बच्ची जिसकी आंखें गहरी ग्रे कलर की थीं। वही खूबसूरत गहरी आंखें जो अभी कुछ देर पहले वो देख कर आ रहा था। तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था एनी, और अगर आ ही गई हो तो अब मैं तुम्हें दोबारा हासिल करके रहूँगा। तैयार हो जाओ अपने माधव की बाहों में आने के लिए। ये आंखें तुम्हारी हैं लेकिन जो अब मेरी होने वाली हैं। ये वजूद तुम्हारा है जो अब मेरा होने वाला है। तुम बहुत जल्द सर से लेकर पांव तक मेरी हो जाओगी, मगर इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरी 10 सालों की तकलीफ आज ख़त्म हो गई है। तुम ही तो हो जो मेरी हर तकलीफ को ख़त्म करके इस पर मरहम रखोगी। अब तुम माधव की बनोगी। वो अपनी आंखें स्क्रीन पर जमाए शोभा को सोचते हुए इश्क और जुनून के एक एक शब्द पर जोर डालता हुआ बोला था, और उसके शब्दों से जैसे आग निकल रही थी, सब कुछ तबाह कर देने की आग। चेहरे पर अब तक मास्क और हुड्डी पहन रखी थी। वो स्क्रीन पर कभी उस छोटी सी मासूम बच्ची को देखता तो कभी अपनी आंखें बंद करके उन खूबसूरत आंखों को महसूस करता। दोनों की आंखों में कोई भी तो फर्क नहीं था। धीरे धीरे रात के सन्नाटे उतरने लगे थे। वो अभी तक अपने कमरे में लेटी आज दोपहर हुए हादसे के बारे में सोच रही थी। इस वक्त उसने लॉन्ग पर्पल गाउन पहन रखा था। उसके सारे बाल कमर पर बिखरे पड़े थे, बेहद खूबसूरत और नरम मुलायम बाल। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे काली घटाएं बिखर रही हों। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही बेड पर लेटी रही, फिर उठकर अपना बैग खोला, उसमें से एक डार्क ब्लू कलर की डायरी निकाली और फिर वो कमरे में मौजूद स्टडी टेबल की तरफ चेयर खींचते हुए बैठी थी। डायरी खोली जो अभी तक पूरी खाली थी। फिर आज उसने हिम्मत कर ही ली थी। अपने अंदर मचलती जंग को किसी के साथ वो बांटना चाहती थी। इसीलिए उसे सबसे पहले यही लगा कि अपने शब्द इन पन्नों पर उतार कर दिल का बोझ हल्का कर ले। उसने पेन पकड़ा, बहुत ही हिम्मत के साथ डायरी का दूसरा पेज खोला और उस पर अपने एहसास उतारने लगी। उसके हाथों में एक कंपन था। वो शोभा खुराना, कमलेश खुराना की बेटी, उसकी माँ बचपन में एक हादसे में मर गई थी। उसने सिर्फ उन्हें तस्वीरों में देखा है। उसे याद नहीं कि बचपन में उनके साथ उसकी कोई याद जुड़ी थी या नहीं। जैसे जैसे पेन चल रहा था वैसे वैसे उसकी हाथों की कपकपाहट कम होने लगी थी। उसके पापा कहते थे कि उसके पास सबसे ख़ास चीज़ उसकी आंखें हैं जो उसे सबसे स्पेशल बनाती हैं। ये गहरी ग्रे कलर की आंखें। शोभा 16 साल की टीनेजर लड़की थी, लेकिन उसका दिमाग एक मैच्योर लड़की की तरह अलग अलग सोचों का शिकार रहता था। उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल अमेरिका जैसे देश में रहकर गुजारे थे, मगर उसे वहाँ सुकून न मिला था जो कुछ घंटे सिर्फ हिंदुस्तान में रहने पर मिला था। उसे अपने देश से बहुत मोहब्बत थी। वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। उसे बचपन से ही आर्मी वालों से बहुत मोहब्बत रही थी। लेकिन जब 6 साल की थी तब एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें उसके दिमाग पर एक गहरी चोट लगी थी और उसका असर उसके दिल पर भी पड़ा था। डॉक्टर्स का कहना था कि शोभा का दिल कमज़ोर है,
इस हादसे ने शोभा को खासी तकलीफ पहुंचाई थी। इसीलिए उसके पापा ने उसको आर्मी में जाने की जिद को नकार दिया था, क्योंकि कमलेश जी को लगता था वो दिमागी तौर पर मजबूत नहीं है। शोभा को याद करने के बावजूद भी अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद न आता था। वो याद करती, जब कुछ याद न आता तो अपने पापा से सवाल करती, पापा मुझे अपने बचपन की बातें क्यों न याद आती? मैं भी अपने बचपन को महसूस करना चाहती हूँ, अपनी बचपन की शरारतों को याद करना चाहती हूँ। तो कमलेश जी उसे अपने सीने से लगा लेते, उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देते, बेटा तुम्हें बताया तो है, बचपन में तुम्हें एक गहरी चोट लगी थी और जिसका असर सीधा तुम्हारे दिमाग पर गया था। इसी वजह से तुम अपने बचपन की सारी यादें भूल चुकी हो। इसके बावजूद भी शोभा को सुकून नहीं मिलता था। वो रातों को उठकर बैठ जाती, उसे रातों को सुकून से नींद न आती। उसे अजीब अजीब तरह के सपने दिखाई देते थे। वो सपनों में खुद को अजीब जगह पर देखती, ऐसी जगह जहाँ वो पहले कभी न गई थी। एक बड़ी सी हवेली जहाँ गार्डन में वो खुद को उछलता कूदता देखती थी। और जब अपने पापा को अपने सपने के बारे में बताती तो वो ये कहकर टाल देते कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। दिन भर उल्टी सीधी सोचों में गुम रहती हो तो वही सपने बनकर रात को तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन शोभा को ये सारी बातें सच नहीं लगती थीं। उसे लगता जैसे कहीं ना कहीं ये सपने उसके बचपन से जुड़े हुए हैं और यही यादें सपनों की सूरत में उसे नजर आती हैं। शोभा को लगता है जैसे उसके पापा उससे कुछ ना कुछ छुपाते हैं, उसे सच बताना नहीं चाहते। कुछ तो है जो उसके अतीत का राज है, जो इन सपनों से जुड़ा है। वो उलझ कर रह जाती। वो इस समय शायद 8 साल की थी जब पहली बार उसने अपने सपने में एक अनजाना सा वजूद देखा था। वो 10-12 साल का कोई बच्चा था। वो उसके सपनों में आता था। वो एक हरे भरे गार्डन में खड़ा होता और गार्डन के बीच पीछे लाल रंग की कोई पुरानी हवेली थी। सारे मंजर धुंधले हो जाते, बस उस बच्ची का वजूद साफ नजर आता था। उसके चेहरे पर काला मास्क होता और सिर्फ आंखें नजर आती थीं और आंखों में उसे अपने लिए एक खास चमक दिखाई देती। वो 8 साल की उम्र से ही ऐसे ही सपने देखती आ रही थी। वो सपने तो थे, तो सुबह होते होते वो इन्हें अपने दिमाग से निकाल देती थी। लेकिन आज वही हल्की नीली आंखें उसके सामने आकर खड़ी हो गई थीं। वो इंसान जो उसके सपनों में आता था आज हकीकत बनकर आंखों के सामने मौजूद था। कुछ पल को तो शोभा कुछ समझ ही न पाई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ये सच था और शायद वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। शोभा का दिमाग बहुत उलझ कर रह गया था। भला कोई सपनों की दुनिया से बाहर कैसे आ सकता है? उस इंसान ने उसकी जान बचाई थी, वो उसकी एहसानमंद थी। अचानक ही उसे अपने बदन पर फिर उस अजनबी का स्पर्श महसूस हुआ था और पता नहीं क्यों उसके दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई थी। पैर रखकर उसने खुद की कलाई देखी जहाँ पर उसने उसे छुआ था और फिर खुद ब खुद उसके होंठ उस जगह पर चले गए थे जहाँ उस इंसान ने अपना हाथ रखा था। वो अंदर तक मदहोश हो गई थी। उसके अंदर तक एक सुकून उतर गया था। ये कैसा रिश्ता था जो उसे समझ नहीं आ रहा था और इस क्यों का सवाल उसके पास नहीं था। आज भी वो मास्क लगाए हुए था, जैसे सपनों में मास्क लगाकर आता था। जब वो सपनों में आता वो उसे छूने की कोशिश करती थी और जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करती उसकी आँख खुल जाती थी। लेकिन आज सच में उसने उसे छुआ था, महसूस किया था और आज भी वो मास्क में ही था। लेकिन उसकी उन आँखों की चमक वो भूल नहीं पा रही थी। ये 100% वही आँखें थीं। अपने सपने में देखते देखते शोभा शायद इन आँखों से इश्क कर बैठी थी। हाँ, मैं उस इंसान से इश्क में पूरी तरह डूब चुकी हूँ। वो आँखें मुझे अपने जादू के घेरे में ले चुकी हैं। उसने गहरा सांस लेकर अपना सर पीछे कुर्सी से टिका दिया था। ऐसे कैसे मैं एक अनजान आदमी के इश्क में गिरफ्तार हो गई? कैसे उसे अपने दिल में जगह दे बैठी? अभी मेरी उम्र ये सब बातें सोचने की नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ। क्यों? मैं खुद नहीं समझ पा रही। मैंने आज तक अपने आप को बचा बचा कर रखा था, फिर क्यों उस अनजान मर्द की खुशबू मुझे अपने वजूद से महसूस हो रही है, हालांकि वो कुछ पल के लिए ही मेरे करीब आया था। क्यों मैं अपना दिल उसकी तरफ खींचने से रोक नहीं पा रही? मुझे इश्क हो गया तुमसे, मैं इस बात का इकरार करती हूँ। उसके होंठ खुद ब खुद हिले थे और अपने गालों पर उसे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ था। उसने छूकर देखा तो ये आंसू थे। वो चौंक उठी थी। ये आंसू क्यों थे, खुशी के या फिर गम के? वो समझ न पाई। उसने अपना पेन रख दिया था। शायद अब उसके अंदर लिखने की हिम्मत नहीं थी। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसने अपने माँ के वजूद को कभी महसूस नहीं किया था। उसे कमलेश जी की एक खास नौकरानी सोमना जी ने पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी परवरिश सोमना ने ही की थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे अपनी माँ की कमी महसूस हुई थी। अगर आज उसकी माँ जिंदा होती
तो शायद वो अपने दिल की हालत अपनी माँ को बता सकती। शायद ये आंसू अपनी माँ को याद करके बहे थे। वो दोनों 4 दिन तक इन खूबसूरत वादियों का नज़ारा करती रहीं और फिर रानी खेत वापस लौट आई थीं। लेकिन वापस आने वाली शोभा वो शोभा नहीं रही थी। वो अपना दिल, अपना मन वहीं उन खूबसूरत वादियों में छोड़ आई थी। कमलेश जी बेटी को 4 दिन के बाद देखकर बहुत खुश हुए थे। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। माथे को चूम कर बोले, बेटा आप जानती हैं ना, आपके बिना हमसे एक दिन भी गुजारा नहीं जाता और आप पूरे 4 दिन बाद वापस आ रही हैं। सॉरी पापा, मुझे भी आपकी बहुत याद आई थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे और जो कमलेश जी के सीने में कहीं खो गए थे। हमारी गुड़िया रो रही है, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं पापा, बस आपकी बहुत याद आई थी। आपको सामने देखकर ही आंसू निकल पड़े। कमलेश जी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अच्छा नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाने का इंतजाम करवाता हूँ। और वो हाँ में सर हिलाती हुई अपने कमरे में आ गई थी। कई दिन तक वो उन आँखों को याद करती रही। न खाने में मन लगता, न पढ़ाई में, न किसी और चीज़ में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, कॉलेज में पढ़ाई के चक्कर में और अपने दोस्तों में रहकर वो उन आँखों को भूलने लगी थी, या फिर शायद भूलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दिल से अभी तक वो उन आँखों को निकाल नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे इस हादसे को 2 साल हो चुके थे। अब तो वो यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गई थी। इन 2 सालों में वो काफ़ी सीरियस रहने लगी थी। एक ब्लैक कार चलती हुई गलियों से गुजर रही थी। कुछ मिनट के बाद वो अपने बंगले के सामने रुक गई। उसमें से एक इंसान बाहर निकला और उसकी नज़र सामने बंगले की तरफ उठ गई, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में कमलेश खुराना निवास लिखा था। ये 3 मंजिला खूबसूरत एक बहुत बड़ा बंगला था। वो अपनी चमकती बिलू आंखों से उस बंगले को देखकर मुस्कुराया था और फिर उसके साइड वाले बंगले में दाखिल हो गया, जिस पर अब नए नाम की तख्ती चमक रही थी और वो था ठाकुर बिला। ये बंगला भी बहुत खूबसूरत था। सफ़ेद और गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ वो लंबे अहाते पर फैला हुआ था। माधव लॉन्च का दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, अंधेरे ने उसका स्वागत किया था। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा और कमरा रोशनी से नहा गया था। कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। कमरे के साथ लगा एक स्टडी रूम भी था, जहाँ कुछ किताबें और एक चेयर पड़ी थी। सामने ही एक बालकनी थी, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते थे। दीवार पर ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थीं और उन तस्वीरों में सिर्फ एक ही लड़की की तस्वीर थी और वो कोई और नहीं, वो थी शोभा खुराना। वो उन तस्वीरों को बहुत ही गौर से देखने लगा। किसी तस्वीर में बैठी थी तो कहीं चल रही थी, कहीं हंस रही थी तो कहीं कैंटीन में बैठी कुछ खा रही थी। साफ पता चल रहा था ये तस्वीरें छिप कर ली गई थीं। इन तस्वीरों में एक ही बात कॉमन थी और वो थी शोभा के चेहरे की वो मासूमियत, उसकी गिरे आंखों की वो चमक। माधव उन तस्वीरों को देखकर मुस्कुराया था। 2 साल लगे थे, पूरे पूरे 2 साल लगे। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया शोभा। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद तो मेरी बन जाओगी और इस कमरे में मौजूद होगी, मेरे इस बेड पर, मेरी इन बाहों में मेरे तड़पते दिल को सुकून दोगी। और फिर दीवार पर मौजूद, उसने एक छोटा सा खास बटन प्रेस किया था और सारी दीवार उलट गई थी। सारी तस्वीरें दीवार के अंदर कहीं गायब हो गई थीं और अब दीवार का दूसरा हिस्सा पलटकर बाहर आया था। अब वो एकदम साफ था। माधव ने मास्क और हुड्डी अपने चेहरे से हटाई और उसका चेहरा अब साफ जाहिर हो गया था। माथे पर बिखरे काले बाल, बिलू आंखें, ऊंची मगरूर नाक, सुर्ख सफ़ेद रंगत, चेहरे पर हल्की सी शेब और कसरती सीना, 6 फीट से निकलता मजबूत और ताकतवर जिस्म। वो 25-26 साल का बहुत ही हैंडसम और डैशिंग नौजवान था। शाम का वक्त था। वो अपने ध्यान में बालकनी में बैठी थी और किताब पढ़ रही थी, लेकिन खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके उसने चेहरा उठाकर आसपास देखा था, मगर कोई नज़र न आया। वो सर झटककर दोबारा अपनी किताब में बिजी हो गई थी, लेकिन उसका एहसास कम नहीं हो रहा था। कोई तो था जो उसे घूर रहा था और वो कोई और नहीं, अपने कमरे की बालकनी में अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा माधव था, जो अपनी आंखें शोभा पर टिकाए उसी को देखे जा रहा था। उसने जब अपनी सुराहीदार गर्दन उठाकर इधर उधर चौंक कर देखा और किसी को न पाकर उसने अजीब सी शक्ल बनाते हुए दोबारा से नजरें अपनी किताब पर जमाई थीं और इस अदा पर माधव हल्के से मुस्कुराया था। मुंह बनाते हुए उसके गालों पर डिंपल साफ दिखाई दे रहे थे, जो उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। सिर्फ 2 दिन शोभा, फिर 2 दिन बाद तो मेरी होने वाली हो। वो अब भी उसे ही देखते हुए लगातार मुस्कुरा रहा था। शोभा अपनी किताब में बुरी तरह बिजी थी कि तभी उसने एक जोरदार आवाज़ सुनी, जैसे पानी में कुछ जोर से गिरा हो। वो बालकनी में नीचे झांकने लगी।
उनके स्विमिंग पूल में तो कुछ भी नहीं गिरा था, तभी उसकी नज़र अपने बराबर वाले बंगले के स्विमिंग पूल पर पड़ी थी और सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गई थी। वो इतनी सर्दी में स्विमिंग कर रहा था। ये दिसंबर के दिन थे। शोभा को उस इंसान पर हैरत हुई थी। वो कैसे इतनी सर्दी में ठंडे पानी में आराम से स्विमिंग कर रहा था। स्विमिंग माधव कर रहा था और सर्दी की एक तेज लहर शोभा के पूरे बदन में दौड़ पड़ी थी। पिछले महीने से ही ये इंसान उसकी ज़िंदगी में आया था और हर रोज़ उसे एक नया झटका देता था। वो लगातार उसे देखते हुए उस दिन को याद करने लगी जब वो सोमनाथ जी के साथ किचन में खाना बना रही थी। पापा के अचानक दोपहर के वक्त घर आने की वजह से वो जल्दी से किचन से निकली और कमरे में भाग गई, क्योंकि कमलेश जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो किचन में घुसे। वो तो अपने पापा से छुपकर सोमनाथ जी से किचन के काम सीख रही थी। हालांकि कमलेश जी कहते थे, कोई ज़रूरत नहीं इन घर के कामों में पड़ने की, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपना करियर बनाओ। लेकिन उसे अच्छा लगता था किचन के काम करना, खाना बनाना। इसीलिए जब कमलेश जी घर आए तो वो जल्दी से भागती हुई अपने कमरे में घुस गई थी। वो अपना हुलिया ठीक करके वापस नीचे आई थी। अब कमलेश जी कहीं जाने के लिए रेडी थे। उसे देखकर उसकी तरफ बढ़े। शोभा, मेरा बच्चा, जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ। विनोद अंकल और उनकी फैमिली हमारे साथ वाले बंगले में शिफ्ट हो गए हैं और आज उन्होंने हमें लंच पर इनवाइट किया है, तो हम वहीं जा रहे हैं। शोभा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। कमलेश जी ने उसे कुछ दिन पहले ही तो बताया था कि उनका जान से प्यारा दोस्त दुबई अपनी फैमिली के साथ रहता था, अब हिंदुस्तान में आकर शिफ्ट होना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बंगला देखने के लिए कहा था, तो मैंने विनोद को हमारे साथ वाला बंगला बता दिया और अब वो यहीं शिफ्ट हो गया है। साथ साथ रहेंगे तो एक दूसरे से मुलाकात होती रहेगी। वो बताते बताते जैसे कहीं अतीत में खो गए थे, जिससे उनकी कई सुखद यादें जुड़ी थीं। वो 15 मिनट बाद तैयार होकर नीचे आई थी, ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक में जिस पर गोल्डन काम था, पैरों में वाइट शूज, बालों को पोनीटेल में कैद कर रखा था। वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। दोनों बाप बेटी घर से निकले और साथ वाले घर में दाखिल हो गए। वो विनोद अंकल से पहली बार मिल रही थी। वो पापा के साथ चलते हुए लॉन्ज में आई थी। उनकी पत्नी अनिका जी बहुत खूबसूरत औरत थी, कहीं से भी 45 साल से ऊपर नहीं लगती थी। अनिका ने आगे बढ़कर शोभा को गले लगाया था। उन्होंने उसके माथे पर प्यार किया और उसे साथ लेकर सोफे पर बैठ गई। वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, जैसे उनकी बरसों की मुलाकात हो। वो दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह बातें कर रही थीं। कुछ देर बाद वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे। इनसे मिलो, ये हैं मेरे दोनों बेटे, ये छोटा हार्दिक और ये बड़ा बेटा माधव। शोभा ने जैसे ही छोटे भाई की तरफ से बड़े भाई की तरफ नज़र मोड़ी थी तो एकदम पत्थर की हो गई थी। वो इन आंखों को देख चुकी थी 2 साल पहले नैनीताल की पहाड़ियों पर। वो आज उसके सामने बैठा था। इन आंखों को वो कैसे भूल सकती थी। उसे उस वक्त उसका चेहरा मास्क में था, लेकिन वो आंखों के जरिए उसे पहचान चुकी थी। उसने उसकी जान बचाई थी। वो कितनी ही देर तक उसे देखे गई। वो इस वक्त ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट की बाजू कोहनियों तक फोल्ड करके पहने बैठा था। सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े, लेकिन वो अभी उसी चेहरे में खोई हुई थी। कमलेश जी की आवाज़ पर उसका सकता टूटा था और वो उठकर उनके पीछे चल दी। ये कैसा इत्तेफाक था। वो उसके पापा के दोस्त का बेटा था और उसे पता ही नहीं था। तो क्या इसे ही बचपन से वो सपनों में देखती आ रही थी। वो वापस घर आ गई थी, मगर अब वो उलझ कर रह गई थी। दिल में दबी मोहब्बत फिर से उभरने लगी थी। वो इश्क जो वक्त की धूल ने धुंधला कर दिया था फिर से चमकने लगा था। उसके बाद वो दोनों अक्सर आमने सामने आते रहते थे, मगर शोभा से देखते ही पत्थर की बन जाती थी। चाह कर भी वो कुछ बोल नहीं पाती थी। वो बहुत ही चुप चुप रहने वाला लड़का था। अब भी वो उसे इतनी ठंड में स्विमिंग पूल में नहाते हुए देख रही थी। वो एक झुरझुरी लेते हुए अंदर चली आई थी, हालांकि लबों पर हल्की सी मुस्कान थी। एकदम उसका मोबाइल बजा। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन कान से लगाया कि दूसरी तरफ से एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। मैं 20 मिनट पहले ही बालकनी से जा चुका हूँ, अब मुझे बालकनी में ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं। वो जो लगातार अपनी नज़रें बराबर वाली बालकनी में जमाए खड़ी थी, उसकी आवाज़ सुनकर एकदम हैरान रह गई थी। उसे कैसे पता चला कि वो उसकी नज़रों को ही तलाश कर रही थी। उसने जल्दी से फ़ोन कान से हटाकर आंखों के सामने किया था, जैसे यकीन करना चाहती हो कि उसके कानों ने सही सुना था या फिर उसका कोई वहम था। कमरे में जाओ, बाहर ठंड लग जाएगी। शोभा ठाकुर। और शोभा को लगा जैसे उसके आसपास धमाके हो रहे हों। उसकी हैरानी अब गुस्से में बदल गई थी। मेरा नाम शोभा खुराना है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे नाम के आगे अपना नाम जोड़ने की। वो थोड़ा गुस्से से उसे जताने वाले अंदाज में बोली थी।
सरनेम चेंज होने में वक्त ही कितना लगता है। भगवान को साक्षी मानकर गले में मंगलसूत्र और तुम्हारी मांग में सिंदूर, बस हो गई तुम मेरे नाम। उसके इस खुले इजहार पर शोभा दंग रह गई थी। वो कुछ बोल पाती, इससे पहले ही वो बोला था, तुम बहुत जल्दी ही शोभा खुराना से शोभा ठाकुर बनने वाली हो। ये उन दोनों की पहली बातचीत थी और वो पहली ही बातचीत में उसे एक नया झटका दे गया था। दिल की धड़कनें नए अंदाज में धड़कने लगी थीं, लेकिन तभी उसे गुस्सा आया था। वो उसकी मर्जी जाने बिना कौन होता था उसे अपने साथ जोड़ने वाला, और वो गुस्से से बोली थी, खुली आंखों से अच्छे ख्वाब देख लेते हो मिस्टर माधव ठाकुर। अफसोस ये सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे, समझे। कहते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया था और कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जो अपने कमरे में बालकनी के दरवाजे से उसे सामने देख रहा था, उसके अंदर गायब होने के बाद कमरे की चार दीवारी में माधव ठाकुर का जोरदार कहकहा गूंजा था। बहुत खूब, माधव ठाकुर की बीवी को इतना ही बहादुर और गुस्से का तेज होना चाहिए कि कोई उसके सामने नज़र उठाकर बात न कर सके। तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। वो दिल खोलकर मुस्कुराया था। उसकी आंखें सच्ची खुशी से मुस्कुरा उठी थीं। दूसरे दिन रात के वक्त वो सारे उनके घर में मौजूद थे। शोभा ऊपर कमरे में थी। वो नहीं जान सकी कि सब लोग नीचे आए बैठे हैं। कमलेश जी ने नौकर के साथ शोभा के लिए संदेश भिजवाया तो वो अपने आप को सही करती हुई नीचे उतरी थी। वो लॉन्ज में आई तो सामने ही उसके विनोद अंकल और अनिका आंटी और उनके दोनों बेटे बैठे थे। सामने ही टेबल पर ढेर सारा सामान रखा था, जैसे कोई शगुन का सामान हो। वो उलझ कर रह गई थी। वो खामोशी से कमलेश जी के पास आकर बैठ गई। उसकी नज़रें टेबल से होती हुई सीधा माधव ठाकुर से जा टकराईं। वो उसे ही देख रहा था। आंखों में एक अजीब सी चमक और शरारत नाच रही थी। शोभा को अपनी तरफ देखता पाकर वो मुस्कुराया था। उसकी आंखों में चमकती चमक देखकर शोभा को गुस्सा आया था। अनिका जी ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। मेरी बच्ची इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो कुछ हिचकिचाते हुए उठी और अनिका जी के पास बैठ गई। अनिका जी ने उसे अपने साथ लगाया और उसके माथे को चूम लिया। न जाने क्यों शोभा के दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही थीं। बस भाई साहब, अब तो मेरी बच्ची को मेरे घर की रौनक बना दे। मैं चाहती हूँ ये मेरे माधव की दुल्हन बने। और शोभा खुराना की आंखें हैरत से फैल गई थीं। एक पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया था। शोभा को यकीन न आया, ये क्या हो रहा है। बिना उसकी मर्जी जाने उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया गया। हाँ, वो अपने दिल में मानती थी उसका दिल माधव की तरफ खींचने लगा था, लेकिन क्या उसकी अपनी मर्जी की कोई अहमियत न थी। उसे अफसोस हुआ था। गुस्से के मारे वो अंदर ही अंदर खौल उठी थी। उसे अपने आप की इंसल्ट किसी तौर गवारा न थी। उसे लगा शायद उसके पापा उससे पूछेंगे, लेकिन उससे पूछने की बजाय उन्होंने सीधा माधव से पूछा था, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी बेटी को लेकर। और माधव ने अपनी नज़रें झुका ली थीं। होठों पर एक गहरी मुस्कान खिल उठी थी। मुझे शोभा पसंद है। पसंद नहीं, बल्कि मुझे उससे इश्क है अंकल। मैं उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। वो बहुत ही आराम से बोला था, जबकि उसकी इस बेबाकी पर शोभा का खून गुस्से के मारे खौल उठा था। कमलेश जी भी कुछ पल के लिए हैरान हुए थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाला था। शोभा को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और फिर वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 18 साल। कमलेश जी के कानों में दूर कहीं अतीत किसी की कही हुई बात गूंजी थी, ये माधव ठाकुर की अमानत है, इसे माधव ठाकुर के हवाले करना। उन्होंने एक नज़र अपनी जान से प्यारी बेटी को देखा था और उनकी आंखों में एक नमी उभरी थी। वो वादे को ही तो पूरा कर रहे थे जो उन्होंने आज से 12 साल पहले किसी मरते हुए इंसान से किया था। वो 12 साल से जमानत की हिफाजत कर रहे थे और आज वक्त आ गया था कि उसे उसके असली हकदार के पास पहुंचा दिया जाए। वो खुद तो क्या, सारी दुनिया की ताकत भी मिलकर रोकती तब भी शोभा को माधव ठाकुर के पास जाने से रोक नहीं सकते थे। वो तो बस उसी की थी। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और बहुत ही सीरियस अंदाज में बोले, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी शोभा की उम्र कम है। और दूसरी बात, मैं अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए पूरी तरह सिक्योर होना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी की इस तरह हिफाजत कर सकते हो जैसे मैंने अब तक की है। वो आराम से बैठा था। अंकल, मैं आपसे बढ़कर भी शोभा का ध्यान रखूंगा। रही बात उसके छोटे होने की, तो अभी शादी कर दें। विदाई जब आप चाहें तब कर देना, मुझे कोई ऐतराज़ ना होगा। बस मुझे सुकून रहेगा कि शोभा अब मेरी हो चुकी है। और कमलेश जी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में एक सुकून उतार दिया हो, जबकि शोभा हैरान और परेशान बैठी थी। उससे पूछना तो दूर, कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था और उसकी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला कर लिया गया था। कमलेश जी माधव ठाकुर से कह रहे थे कि कभी मेरी बेटी को धोखा तो नहीं दोगे।
अगर तुमने मेरी बेटी को धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी की आंखों में तकलीफ़ नहीं देख सकता। अंकल, मैंने कहा था ना, शोभा मेरा इश्क है। दिल लगी कुछ महीनों की होती है, मोहब्बत भी शायद समय के साथ कम हो जाती है, मगर जो इश्क होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता, मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। और इश्क सिर्फ एक से होता है पूरी ज़िंदगी, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसी इंसान से रहता है। और मुझे शोभा से इश्क हुआ है, ये मेरी ज़िंदगी है। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी नहीं आएगी, मैं आपको जबान देता हूँ। और कमलेश जी सुकून से हो गए थे, मगर शोभा धीरे धीरे नाव में सर हिला रही थी। ये कैसा इंसान था, उसकी बाप की आंखों में आंखें डालकर उससे इश्क का इजहार कर रहा था। कमलेश जी ने एक नज़र शोभा की ओर डाली थी। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे वो खुश नहीं थी। उन्होंने गहरा सांस लिया। भले शोभा खुश होती या ना होती, लेकिन उन्होंने शोभा को हवाले तो माधव ठाकुर के ही करना था, क्योंकि एक वही इंसान था जो शोभा के लिए अपनी जान तक दे सकता था। वो बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से अपने पापा की ओर देख रही थी कि पापा, मुझे ऐसे बेशर्म इंसान से शादी नहीं करनी। उसे लगा उसके पापा उसकी नज़रों के सवाल को समझ जाएंगे और इस रिश्ते से मना कर देंगे, लेकिन वो जो कुछ बोले थे वो हैरान रह गई थी। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, अगले महीने की कोई तारीख देखकर शादी कर देते हैं। और शोभा को यकीन न आया, उसका बाप जो उस पर जान छिड़कता था, उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे कर सकता है। उसकी सांसें अपने सीने में अटकती महसूस हुई थीं। वो झटके से उठी। ये क्या कह रहे हैं पापा, आपने मुझे एक बार भी पूछना गवारा न किया। बेटी हूँ मैं आपकी, कोई बोझ नहीं जो आपकी इतनी जल्दी मुझे सर से उतार कर फेंक दें। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उसकी वो खूबसूरत गिरे आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसने शिकवा भरी नज़र माधव के चेहरे पर भी डाली थी और फिर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे में गायब हो गई। पीछे कमलेश जी को अपने सीने में कांटे से चुभते महसूस हुए थे। उधर माधव ठाकुर भी हैरान रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी वो इनकार कर देगी, क्योंकि वो उसकी आंखों में अपने लिए इश्क के रंग देख चुका था, मगर वो कितने गुस्से में इनकार करके गई थी, वो दंग रह गया था। उसे लगा जैसे शोभा ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। वो कैसे माधव ठाकुर को इनकार कर सकती थी। आज तक कभी किसी लड़की ने उसे ठुकराने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन शोभा ने उसे ठुकराया था। उसका ठुकराया जाना माधव के दिल पर बिजली बनकर गिरा था। लेकिन वो उसकी इश्क थी, उसकी जान थी। अगर उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो वो आगे बढ़कर उसका मुंह तोड़ देता। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। उसका ये नखरीला अंदाज भी माधव के दिल को भा गया था। बाकी लोग भी परेशान हुए थे। अनिका जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह गुस्सा करेगी। कमलेश जी ने उन्हें संभाल लिया कि वो उसे समझाएंगे। उससे बात करने का मौका नहीं मिला और ये सब अचानक हुआ है, इसीलिए वो इतना परेशान हुई है। कमलेश जी की बातों पर उन लोगों को थोड़ा बहुत सुकून आया था। वो अपने कमरे को लॉक किए फूट फूट कर रो पड़ी थी। सबकी बातें शोभा के कानों में अब तक गूंज रही थीं। उसे तो खुश होना चाहिए था। जिस इंसान से उसने चुपके चुपके इश्क किया था, वो इंसान खुद ही उसे शादी करना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों शोभा का दिल ये सब करने को तैयार नहीं था। पता नहीं क्यों उसे ये सब कुछ एक अनहोनी का एहसास दिला रहा था। उसकी सिक्स्थ सेंस कह रही थी कि उस इंसान के इरादे और नीयत ठीक नहीं थी। वो किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। शोभा अपने पापा कमलेश जी से भी नाराज़ थी। वो उनकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। आज भी जब वो कमरे में बैठी न जाने विंडो से बाहर आसमान पर क्या देख रही थी, जब कमलेश जी कमरे में दाखिल हुए थे और उसके बराबर सोफे पर आकर बैठ गए। वो उसे देखने लगे जो इन 2 दिनों में बुरी तरह मुरझा गई थी। शोभा, मेरा बच्चा, कब तक अपने पापा से नाराज़ रहने का इरादा है? उनकी आवाज़ से शोभा ने अपने पापा के चेहरे की ओर देखा था। आंखों में वीरानी थी। उन चमकदार आंखों की चमक कहीं गायब हो गई थी। कमलेश जी को दुख हुआ था उसकी ये हालत देखकर। आपने ऐसा क्यों किया पापा? आप तो मेरी मर्जी के बिना एक ड्रेस तक नहीं लेते थे, फिर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना क्यों कर दिया? उसकी आवाज़ भीग गई थी। कमलेश जी कहाँ अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख सकते थे? क्या तुम इतने सालों से अपने ख्वाबों में नहीं देखती आ रही उसे? क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? कमलेश जी की बात पर शोभा पत्थर की हो गई थी। वो हैरानी और बेयकीनी से अपने पापा को देखती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा ये सब जानते होंगे। उसे नहीं पता था कि उसके पापा उसकी डायरी पढ़ चुके थे। वो नज़रें झुका गई। वो पापा वो अपने बाप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। क्या तुम्हें मेरे फैसले पर कोई शक है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए गलत फैसला करेंगे? इस बात पर उसने कमलेश जी की ओर देखा था। ऐसी बात नहीं है पापा।
उसके शब्दों में शर्मिंदगी थी। कमलेश जी आगे बढ़े और शोभा को अपने साथ लगा लिया। मैंने तुम्हारे लिए एक अनमोल हीरा तलाश किया है शोभा, और तुम जानती हो ये तुम्हारे सपनों को पूरा करने का एक आधार है। जो तुम अपने सपने को पूरा न कर सकी, लेकिन अपने जीवन साथी को देखकर तुम्हारे सपने को थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि माधव ठाकुर आर्मी ऑफिसर है। ये बात उसने सिर्फ मुझे बताई है। वो एक सीक्रेट एजेंट है। और इस बात पर शोभा ने बेयकीनी से अपने सर उठाकर कमलेश जी को देखा था। उसकी आंखों में हैरत का एक समंदर उभर रहा था। कमलेश जी मुस्कुराए। शोभा की कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आर्मी में जाए, लेकिन उसका ये सपना पूरा ना हो सका था। तो उसने सोचा था वो किसी आर्मी वाले की पत्नी बनेगी। और उसने एक बार अपना ये सपना अपने पापा से भी शेयर किया था कि पापा, अगर कभी शादी करूंगी तो आर्मी वाले से ही करूंगी। वो अपने पापा से दिल की सारी बातें किया करती थी, क्योंकि वो उन्हें एक दोस्त की तरह मानती थी। उसने अपनी नज़र झुका ली। कमलेश जी ने उसके चेहरे पर सुकून की लहर देखी थी। और शोभा, मैं तुम्हारी शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन विदाई पढ़ाई के बाद होगी। और वैसे भी मुझे अपने काम के सिलसिले में महीने में कितनी ही बार अमेरिका के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब मैं तुम्हारी देखभाल पहले के जैसी नहीं कर सकता। तुम उसकी बन जाओगी तो घर भी साथ है, और अनिका भी बहुत अच्छी है। वो तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए तुम्हारा ये रिश्ता खुफिया तौर पर किया जाएगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और शोभा खामोशी से सर झुकाकर रह गई थी। अब उसे अपने पापा के फैसले पर कोई शक नहीं था। और फिर कुछ दिनों बाद ही खामोशी से वो माधव ठाकुर के साथ उसकी शादी हो गई थी। इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताया गया था, सिर्फ घर के लोग थे, और एक मंदिर में दोनों की शादी कर दी गई थी। जबकि माधव ठाकुर की आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसने कोई दुनिया जीत ली हो, और शोभा की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। वो हमेशा के लिए माधव ठाकुर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। उसने ठीक ही तो कहा था कि सरनेम चेंज होने में कितना वक्त लगता है, और आज वो वाकई शोभा खुराना से शोभा ठाकुर बन गई थी। शादी को 6 महीने गुजर गए थे, और इन 6 महीनों में वो एक बार भी माधव ठाकुर के सामने नहीं आई थी। आज उसने पूरे 6 महीने के बाद ठाकुर बिला में कदम रखा था, क्योंकि अनिका जी की तबीयत कुछ खराब थी, इसीलिए उन्होंने शोभा को अपने पास बुलाया था। पिछले 2 घंटे से अनिका जी की देखभाल कर रही थी। अनिका जी को सूप पिलाने के बाद वो उनको कमरे में सुलाने के लिए ले गई। उन्हें सुलाने के बाद वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर जा रही थी कि उसका पाँव बुरी तरीके से स्लिप हुआ था। इससे पहले वो नीचे गिरती, अचानक उसका हाथ किसी के मजबूत हाथ में था। उसने पूरी ताकत से शोभा को अपनी ओर खींचा, और शोभा उसके सीने से जा लगी। उसने जैसे ही चेहरा उठाया, ऊपर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि माधव ठाकुर था। कितनी ही देर तक वो उसे देखती रही। दोनों की आंखें आपस में टकराई थीं। माधव अपनी आंखों में इश्क और मोहब्बत के रंग लिए उसे देख रहा था। आर यू ओके? उसने शोभा को सीधा करके खड़ा किया था और बहुत ही प्यार से पूछा था, जबकि शोभा ने हाँ में सर हिला दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, गालों पर शर्म की लाली उतर आई थी। अब जबकि उसके साथ एक नया रिश्ता जुड़ गया था, तो धड़कनों का अंदाज भी अलग ही तौर पर धड़क रहा था। इससे पहले वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गायब हो जाती, अचानक माधव की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी थी। वहाँ पर एक चैन थी, खूबसूरत नाजुक सी गोल्ड की चैन, जो माधव को अतीत में खींच कर ले गई थी। ये क्या लेकर आए हो माधव बेटा? बबीता आंटी ने माधव से पूछा। आंटी, मैं ये चैन ऐनी के लिए लेकर आया हूँ। आज मैं ये चैन उसके गले में पहनाऊंगा, हमेशा के लिए। ये ऐनी के गले में रहेगी। 7 साल का नन्हा माधव नन्ही सी ऐनी के गले में वो चैन पहना रहा था, जबकि उसका ये प्यार देखकर बबीता जी एकदम मुस्कुरा पड़ी थीं। ये बच्चा भी उन्हें अपने बच्चे जैसा ही लगता था। पड़ोस में रहता था। माधव की माँ से और बबीता जी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, और दोनों के घरों में आना जाना भी था। और जब बबीता जी ने नन्ही सी गुड़िया को जन्म दिया, तो जैसे माधव उसका दीवाना हो गया था। हर वक्त उसे गोद में उठाए फिरता, और आज तो वो उसके लिए चैन ले आया था। वो जल्दी से अतीत से निकलकर प्रेजेंट में आया था। उसने हाथ बढ़ाकर उस चैन को छुआ था। इस चैन को वो इतने सालों के बाद भी पहचान सकता था। ये वही चैन थी जो कभी अपनी ऐनी के लिए लाया था, लेकिन वो हैरान हुआ, ये चैन शोभा के पास कैसे आई? ये तुम्हारे पास कैसे आई? उसने बेयकीनी से पूछा था। लहजे में गुस्से की आंच थी। शोभा हैरान हुई। ये तो बचपन से ही मेरे पास है, इनफैक्ट मेरा ही है। शोभा के शब्दों पर वो एकदम पत्थर बन गया था। उसने बेयकीनी से शोभा की आंखों में देखा। ये आंखें उसकी ऐनी जैसी थीं, इसीलिए तो उसे इन आंखों से इश्क हो गया था, और शोभा को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में लेकर आया था। लेकिन क्या ये शोभा थी
या फिर उसकी ऐनी थी। वो बेयकीनी से उसे देख रहा था, लेकिन अपने ख्याल पर ही वो हंस पड़ा था। आखिर शोभा उसकी ऐनी कैसे हो सकती थी? तुम्हें ऐसे कैसे यकीन है कि ये तुम्हारा है? क्योंकि इस लॉकेट पर ए लिखा है और तुम्हारा नाम तो शोभा है। वो अपने गुस्से को अब बर्दाश्त करते हुए पूछ रहा था, क्योंकि उसे अपनी ऐनी का लॉकेट किसी और के गले में देखते हुए बहुत गुस्सा आया था। हालांकि वो भूल चुका था ये लॉकेट इस वक्त उसकी अपनी महबूब बीबी, अपनी मोहब्बत शोभा ने पहन रखा था, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। यही सवाल मैंने पापा से पूछा था। उन्होंने कहा ये इसलिए मेरे पास है क्योंकि मेरी माँ का नाम भी ए से शुरू होता था, आस्था खुराना। शायद ये उनका ही लॉकेट है, लेकिन ये बचपन से ही मेरे गले में है। मैंने जब से अपना होश संभाला ये तब से ही मेरे गले में मौजूद है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो हैरानी से माधव से सवाल पूछ रही थी। आखिर को उसका पति था तो इतना पूछने का हक तो रखती थी। अगले ही पल माधव ने उसका चेहरा मोड़ा और उसके सारे बाल गर्दन से पीछे हटा दिए थे। उसकी सफ़ेद गर्दन को देखा, जबकि शोभा बुरी तरह घबराई थी, लेकिन बिना कुछ कहे वो उसके बाहों के घेरे में खड़ी थी और माधव उसकी गर्दन देखते ही पत्थर हो गया था। उसकी आंखें हैरत से पूरी खुल गई थीं। उसने जिस लड़की को सिर्फ इसलिए अपनाया था क्योंकि उसकी आंखें उसकी ऐनी से बहुत मिलती जुलती थीं, क्या वो सच में ऐनी थी? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सालों पहले बचपन में ऐनी के गले पर भी यही निशान था, और अब तो माधव को कोई शक नहीं रहा था कि शोभा ही ऐनी है। ऐनी? उसके होंठ धीरे से फड़फड़ाए थे। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो हैरान हुई थी, जबकि माधव ने बिना कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ी और जोर से अपने सीने में भींच लिया था। अगले ही पल बेतहाशा उसे चूमने लगा था। मेरी ऐनी हो तुम, मेरी ऐनी, तुम जिंदा हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब तुम्हें पहली बार नैनीताल की पहाड़ियों पर देखा था तब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी ऐनी हो। उसके बोलने के अंदाज में जुनून था, इश्क की कोई आखिरी हद की आग थी। आप क्या कह रहे हैं माधव? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ऐनी नहीं, मैं शोभा हूँ, शोभा ने परेशानी से कहा। मेरे साथ चलो। वो उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरता हुआ ठाकुर बिला से बाहर निकला और अब वो खुराना मैंशन के अंदर दाखिल हो रहा था। वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। सामने ही सोमना जी और कमलेश जी दिखाई दिए। वो सीधा कमलेश जी के सामने जाकर खड़ा हुआ था। शोभा का हाथ अब भी उसके हाथों में था। आज मैं वो सच जानने आया हूँ जो मुझे नहीं मालूम। इतना कहते ही उसने शोभा को बैठने का इशारा कर दिया था और खुद कमलेश जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो उलझकर उन्हें देखने लगे थे। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या शोभा मेरी ऐनी है? उसने बेयकीनी से पूछा था, जबकि उसके सवाल पर कमलेश जी का चेहरा एकदम पत्थर का हो गया था। जवाब दें, खामोश क्यों है? शोभा भी उठकर खड़ी हुई थी। अपने पापा के पास आई। पापा, ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी पहेलियां बुझा रहे हैं आप दोनों? और कमलेश जी ने गहरी सांस ली थी। आज रात से पर्दा उठाने का वक्त आ गया था। हाँ माधव, ये तुम्हारी ऐनी है। शब्द थे कि कोई अमृत की बूंदें जो माधव के कानों में उतरकर उसे नई जिंदगी दे गई थीं। कब और कैसे? उसने 2 सवाल पूछे थे। मैं तुम लोगों को सच्चाई बताने वाला था माधव, लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अब जबकि तुम्हें पता चल गया है तो अपने शक पर यकीन की मोहर लगा लो। शोभा तुम्हारी ऐनी है। ऐनी के पापा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों एक ही साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े और एक साथ हमने अपना बिजनेस शुरू किया था। मेरी बहन सुधीर को पसंद करती थी। सुधीर में कोई बुराई नहीं थी और फिर वो मेरा बचपन का यार था। मैंने खुशी खुशी अपनी बहन बबीता की शादी सुधीर के साथ कर दी। मेरे ख़ानदान वाले शादी से राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने ख़ानदान के खिलाफ जाकर ये शादी करवाई थी। इधर मेरी शादी आस्था से हो गई थी। मैं पूरे 6 साल बाद लंदन से वापस आया था। मेरी एक बेटी भी थी, मासूम सी प्यारी सी शोभा खुराना। उन्होंने एक नज़र शोभा को देखा था, जो हैरान निगाहों से अपने बाप को देख रही थी। सुधीर और बबीता मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए थे। हम सब लोग एयरपोर्ट से वापस हवेली जा रहे थे जब रास्ते में वो बहुत ही भयानक हादसा हुआ था। हम पर गोलियां चलने लगीं। उन लोगों ने अंधाधुंध सुधीर की गाड़ी पर गोलियां चलाई थीं। उस फायरिंग में मेरी छोटी सी मासूम सी बच्ची शोभा गोलियों का निशाना बन गई थी। एक गोली मेरे बाजू को चीरते हुए गुजर गई थी, जबकि ऐनी बेहोश होकर गाड़ी के नीचे गिर पड़ी थी। मैं भी बेहोशी की हालत में था। उन लोगों ने दरवाज़ा खोलकर देखा था और सुधीर को पलट कर देखा। साथ ही मेरी बच्ची शोभा को भी देखा। सुधीर, मेरी बहन और शोभा जान से हाथ धो चुके थे और वो लोग यही तो चाहते थे। सुधीर के ख़ानदानी दुश्मनी थी और सुधीर के परिवार को ख़त्म करके वो अपने बदले को पूरा कर चुके थे। उन्हें लगा कि उन्होंने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है,
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मुझे होश आया तो मुझे ऐनी के रोने की आवाज़ आई थी। मैंने उसे अपनी गोद में समेट लिया। मेरी बच्ची शोभा इस हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुकी थी। मेरी पत्नी आस्था बेहोश थी। मैं सुधीर के पास गया था। ऐनी अब भी मेरी गोद में थी। सुधीर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ कमलेश, मेरी ऐनी को कहीं दूर ले जाओ। ये लोग मेरी ऐनी को मार देंगे और मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारी ऐनी को दुनिया की नज़र से छुपा लूँगा। आस्था होश में आ चुकी थी और अब जोर जोर से अपनी बेटी के गम में चीखना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी चीखों का गला घोंट दिया, ये कहकर कि अगर तुम रोई तो वो लोग वापस आ सकते हैं और उन्हें पता चल जाएगा ऐनी की जगह शोभा की जान गई है और वो लोग ऐनी को ख़त्म कर देंगे। आस्था ने अपनी चीखें रोक ली थीं और हम रात के अंधेरे में वहाँ से निकल आए थे। उन लोगों ने मेरे दोस्त को मार दिया, मेरी बहन को भी मार दिया। आस्था शोभा के गम को सहन न कर सकी। वो बिस्तर से लग गई थी और कुछ ही दिन बाद वो भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। और तब सोमना काकी ने मेरा साथ दिया था। कमलेश जी ने सोमना जी की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी। कमलेश जी की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे, जबकि शोभा पत्थर की मूरत बन गई थी। वो शोभा खुराना नहीं थी, वो तो ऐनी थी। उसका दिल टूट कर बिखरा था। कमलेश जी आगे बोले, ऐनी के सर पर उस वक्त बहुत चोटें आई थीं। मैं उसे अस्पताल ले गया। इस हादसे के बाद वो अपना सब कुछ अतीत भूल चुकी थी। उसे अपने माँ बाप का नाम, अपने माँ बाप का चेहरा, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद न था। मैंने उसे शोभा की पहचान दे दी, लेकिन एक सच, मरने से पहले सुधीर मुझसे कहकर गया था कि ऐनी माधव ठाकुर की अमानत है, इसे माधव ठाकुर के हवाले कर देना जब ये 20 साल की हो जाए तब। लेकिन तुमने खुद ही मुझसे शोभा का रिश्ता मांग लिया, इसलिए मुझे लगा ये राज खोलने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे रिश्ते के बारे में जानता था माधव, कि तुम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था और तुम ठाकुरों की रिवायत थी, एक बार रिश्ता हो जाए फिर वो मरते दम तक नहीं टूटता। तुम बचपन से ही ऐनी के दीवाने थे और तुम्हारी दीवानगी को देखते हुए तुम्हारे बड़ों ने ये रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। जबकि माधव ठाकुर के आसपास ये सच्चाई सुनकर धमाके हो रहे थे और शोभा भी पत्थर की बन चुकी थी। वो कुछ बोलने के काबिल हुई तो धीरे से बोली थी, इसका मतलब आप मेरे पापा नहीं? उसने बेयकीनी से पूछा था, जबकि कमलेश जी का दिल दर्द से तड़प उठा था। मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे लिए मेरी शोभा हो, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरी सगी बहन की बेटी हो, लेकिन मैंने भी तुम्हें बाप बनकर पाला है और आज तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने तकलीफ से तड़पते हुए कहा था, लेकिन शोभा का दिल बुरी तरह टूटा था। वो उठी और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। माधव कितनी देर के बाद कुछ बोलने के काबिल हुआ था। और उन कातिलों का क्या हुआ जिन्होंने ऐनी के माँ बाप को और आपकी बेटी की जिंदगी को छीना था? कमलेश जी सर उठाते हुए बोले थे, मैं ऐनी को लेकर अमेरिका चला गया था और जब वहाँ से 10 साल बाद लौटा तो मुझे पता चला वो लोग अपने किए अंजाम को पहुँच चुके थे। अपनी ख़ानदानी दुश्मनी का बदला लेने के बाद वो पूरी फैमिली के साथ लंदन रवाना हो रहे थे, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था और उनके दिल को सुकून मिल चुका था। अब वो हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन प्लेन क्रैश में पूरी फैमिली मारी गई थी और इस तरह ऐनी हमेशा के लिए मेरी शोभा बन गई। कमलेश जी की आंखों में नमी तैरने लगी थी। माधव ठाकुर के कदम अब शोभा के कमरे की ओर उठे थे। वो बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐनी कौन थी? माधव ठाकुर का ऐनी से क्या रिश्ता था? उसे तो बस यही चिंता थी कि वो अपने बाप की सगी बेटी नहीं थी। ऐनी, उसने धीरे से पुकारा था, बहुत मोहब्बत और नरमी से। शोभा ने चेहरा ऊपर उठाकर देखा। माधव, क्या मैं अपने पापा की बेटी नहीं? ये कैसा सच है माधव? वो बेयकीनी से पूछ रही थी, जबकि माधव ने ना में सर हिलाया था। ऐनी, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें सगी बेटियों से ज़्यादा मानते हैं और तुम्हें एहसास नहीं कि आज मैं कितना खुश हूँ। मैं तुम्हें कितने सालों से हर जगह पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तुम जानती हो, जब सुधीर अंकल, बबीता आंटी और ऐनी के जले वजूद को घर लाया गया था तो मैं देखते ही चीख पड़ा था, ये मेरी ऐनी नहीं है, मेरी ऐनी नहीं मर सकती। मेरी माँ ने मुझे ऐनी का चेहरा नहीं दिखाया था। उन्हें लगा शायद मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझे मेरी मासी अनिका के पास भेज दिया। अनिका मेरी माँ नहीं है, वो मेरी मासी हैं और तब से लौटकर मैं अपने घर नहीं गया। मुझे वहाँ ऐनी की यादें परेशान करती थीं। मुझे लगता था मेरी ऐनी जिंदा होगी और देखो, बाकी तुम जिंदा हो। वो उसे अपने सीने से लगा चुका था, उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे। एक सुकून था
जो माधव ठाकुर के अंदर तक उतर चुका था। वो उसकी थी, हमेशा से उसकी, फिर वो कैसे उसे न मिलती। वो उसके सीने से लगी हिचकियों के साथ रो रही थी। क्या आपने एनी से बहुत मोहब्बत की थी? वो भीगी आंखों से उससे सवाल कर रही थी और माधव दिल खोलकर मुस्कुराया था। मैंने अपनी एनी से मोहब्बत की है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शोभा हो या फिर एनी, बस तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा इश्क हो। वो उसके चेहरे के एक एक नक्श पर अपने होंठ रखते हुए उसे एक सुकून महसूस करा रहा था। एनी, वो गांव जो मेरा है, तुम्हारा है, हम दोनों का है। हम दोनों का बचपन वहाँ गुजरा था। उससे गांव के सरदार का मैं सबसे बड़ा पोता हूँ। मैं तुम्हारे जाने के बाद उस गांव से कटकर रह गया था, क्योंकि वो गांव मुझे काट खाने को दौड़ता था। इसीलिए मैं अपनी मासी अनिका के पास दुबई चला गया था। मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा, तुम चलोगी मेरे साथ? जबकि शोभा ने रोते हुए सर हाँ में हिलाया था और फिर एक बार उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। अपने आंसू और नाक माधव की शर्ट से साफ कर रही थी। जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने सर उठाकर माधव से सवाल किया था, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? उसे जैसे ये बात याद आई जो पूछना चाहती थी। माधव को कुछ समझ न आया इस सवाल का मतलब क्या था। बताया तो था, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए शादी कर ली। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला था। लेकिन आपने तो कहा आप एनी से इश्क करते हैं। वो अजीब से भंवर में उलझी हुई थी। माधव के होंठों को मुस्कान ने छुआ था। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं वाकई एनी से इश्क करता था और जब तुम्हें नैनीताल की पहाड़ियों में पहली बार देखा था तो मुझे लगा ये मेरी एनी है। इसीलिए मुझे तुम्हारी आंखों से इश्क हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिल जाओगी। मैं बहुत खुश हूँ एनी। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन है। कहते हुए वो हल्के से उसके होंठों पर झुका था और अपने प्यार की निशानियाँ उसके होंठों पर बिखेरने लगा था। इस स्पर्श पर शोभा का दिल जोरों से धड़का था। वो पूरी शिद्दत से उसके रसीले होंठों का रसपान कर रहा था, जैसे अपनी बरसों की प्यास को मिटा रहा हो। और अपने अंदर तक की प्यास मिटाने के बाद वो उससे अलग हुआ था और खींचकर उसे अपने सीने में भर लिया था। अब शोभा को समझ आया क्यों वो उसके ख्वाबों में आता था। उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। पूरी ठाकुर हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज उनका पोता इतने सालों के बाद घर वापस लौट रहा था, वो भी अपनी बचपन की मोहब्बत अपनी पत्नी के साथ। ताज़ा फूलों से उसका स्वागत किया गया था। ये वो हवेली थी जहां उन दोनों का बचपन हंसते खेलते गुजरा था। गांव वाले एनी को देखकर अब हैरान हो रहे थे। माधव मजबूती से उसका हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। उसका स्वागत नई नवेली दुल्हन की तरह किया गया था। बहुत सारी रस्में भी की गई थीं। फिर थोड़ी देर बाद उसे माधव के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो कमरा जो उसने हमेशा एनी के लिए बंद रखा था। उसने सोचा था एनी नहीं तो ये कमरा भी नहीं खुलेगा, क्योंकि उसने हमेशा उस कमरे में एनी को ख्यालों में देखा था। कैसा महसूस कर रही हो जिंदगी के इस नए सफ़र पर? वो मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था और वो भी दिल खोलकर मुस्कुराई थी। मैं बहुत खुश हूँ माधव। ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं पूरी हो गई हूँ। वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी और गहरी सांसें ले रही थी। सिर्फ आपकी वजह से माधव मुझे इतने सारे रिश्ते मिल गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा खुश कर दो, क्योंकि मेरी सारी खुशियाँ तुमसे ही तो जुड़ी हैं। कहते कहते माधव शरारती हुआ था और उसे बाहों में लेकर बेड तक आया था और बेड पर लेटकर उसने टेबल पर रखा लैंप ऑफ कर दिया था। माधव, लेकिन हम पापा से भी मिलने जाएंगे। जरूर जाएंगे। कहते हुए वो धीरे धीरे उसके वजूद में मदहोश होने लगा था। माधव, वो भले मेरे सगे पापा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अपने होठों से चूमते हुए उसकी ज्वेलरी उतार रहा था। हाँ, जानता हूँ मैं, तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कुछ मेरा भी तो ख्याल कर लो। क्या मुझसे प्यार नहीं करती? अरे माधव, तुमसे तो बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सोचो तो ज़रा, बाहर शहर में मेरे बहुत सारे दोस्त भी तो पीछे रह गए। उसे अपनी ही पड़ी थी और माधव ने उसके होठों को अपने होठों की कैद में लेकर उसे आगे बोलने से रोक दिया था। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझी? वो थोड़ी देर के बाद उससे अलग हुआ था। अब इन होठों से सिर्फ मेरे लिए प्यार भरी बातें निकलेंगी। कहते कहते वो अपने गर्म होठों से उसकी नर्म नाजुक गर्दन छूने लगा था। शोभा की सांसें तेज हुई थीं। बहुत बुरे हो माधव तुम। बुरी तरह शर्माते हुए वो उसे खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माधव, मैं यहाँ गांव में हमेशा नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ गांव में तो। और अचानक ही उसकी एक मदहोशी में डूबी सिसकी निकली थी, क्योंकि माधव अपने दहकते होठों से उसकी नरम नाजुक धड़कनों को छूने लगा था। मैंने कहा था ना, अब आगे कुछ नहीं बोलोगी।
वो कुछ ही पल में उसे पूरी तरह मदहोश कर चुका था और शोभा को अब कोई होश कहाँ था। न शहर का, न गांव का, न अपने पापा का और ना ही अपनी सहेलियों का। वो पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। माधव की संगत में टूटकर बिखरने लगी थी और माधव ने उस टूटती हुई नाजुक सी गुड़िया को समेट लिया था। उसकी मीठी सिसकियों को अपने होठों में समेट लिया था। उसके आंसुओं को अपने होठों से चुन लिया था। ये रात बहुत हसीन रात थी। दोनों एक दूसरे की संगत में सब कुछ भूल चुके थे। सुबह दोनों रूम से निकले। चेहरे पर रात की कहानी साफ झलक रही थी। शोभा के चेहरे पर शर्म के रंग बिखरे थे तो माधव के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। प्रभात ठाकुर, माधव ठाकुर के पापा, बेटों को देखकर सुकून से मुस्कुराए थे। अब जबकि तुम्हें तुम्हारे जीने का मकसद मिल गया तो मुझे लगता है तुम्हें गांव में ही रुक जाना चाहिए। उन्होंने उसके साथ खड़ी शोभा पर एक नज़र डाली थी। जबकि गांव में ही रहने की बात पर शोभा का रंग उड़ा था। उसने बेबस नज़रों से माधव की ओर देखा था। माधव ने उसका हाथ दबाकर उसे तसल्ली दी थी। पापा, गांव में आप हैं ना? हम लोग गांव में आते जाते रहेंगे। आपको तो पता है मैंने अभी अभी नया आर्मी ऑफिसर बना हूँ। मुझे अपनी नौकरी पर ध्यान देना होगा और मैं ऐनी के बिना कहीं भी नहीं जा रहा। ऐनी को साथ लेकर जाऊंगा। उसने सारी बात खुद के कंधों पर ले ली थी और वो शोभा को साफ बचा गया था कि शोभा गांव में नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो भी गांव में नहीं रहेगा। और प्रभात ठाकुर ने गहरी सांस ली थी। इतने सालों बाद उन्हें बेटा वापस मिला था और वो उसे दोबारा खोना नहीं चाहते थे। नंदिनी जी ने आगे बढ़कर अपनी नई नवेली बहू को आशीर्वाद दिया था और अपने बेटे के माथे को चूम लिया था। तुम दोनों बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। जहाँ रहो हमेशा खुश रहो। यूं 8 दिन गांव में गुजारने के बाद वो लोग वापस शहर आ गए थे। माधव ठाकुर ने खुद अपना एक अलग आशियाना बनाया था, सबसे अलग, सबसे दूर, जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला न था। जबकि शोभा ने कहा भी था कि हम अनिका आंटी के बंगले पर भी रह सकते हैं, लेकिन माधव ने मना कर दिया था। उसने शोभा को अपनी बाहों में समेट लिया। कहने लगा, इतनी बरसों बाद मिली हो ऐनी, मेरा जब मन करेगा तब तुम्हारे साथ रोमांस करूंगा। किचन में, हॉल में, गार्डन में, कमरे में, जहाँ मन करेगा वहाँ। किसी दूसरे के घर में ये आज़ादी कहाँ। ये कहते कहते उसका मन बहकने लगा था और झट से वो उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे की ओर बढ़ा था। जबकि शोभा ना करती रह गई थी, लेकिन माधव अब उसे छोड़ने वाला कहाँ था। गेट बंद करते हुए शोभा को बेड पर लिटाया और उसे अपनी बाहों में लेकर पूरी तरह मदहोश हो चुका था। और माधव की इस जुनूनियत को देखकर शोभा भी अंदर तक सुकून पा चुकी थी। वो कब माधव की बाहों से फरार चाहती थी, वो हमेशा माधव की बाहों में सुकून चाहती थी। जो सुकून उसे माधव की बाहों में मिलता था वो कहीं और नहीं मिलता था। उसने अपने आप को माधव के हवाले कर दिया, एक गहरे सुकून के साथ, और दिल ही दिल में अपने प्यार की लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना की थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये रोमांटिक कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।